सबसे पहले बात करूँगी किचन के कुछ बहुत इम्पोर्टेंट आइटम्स की, जैसे कि टिफ़िन बॉक्सेस या लंच बॉक्सेस, प्रेशर कुकर्स और मिक्सर ग्राइंडर जार्स। ये सभी अप्लायंसेस रोज़ यूज़ होने वाले होते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। इनकी क्लीनिंग पे हमें खास ध्यान देना होता है। टिफ़िन बॉक्सेस में ये जो सिलिकॉन लिड्स आती हैं, ये इनको एयर टाइट बनाती हैं, लेकिन अगर टाइम टू टाइम इनको अलग से निकाल के आप क्लीन ना करें तो इसमें काफ़ी गंदगी जम जाती है, ग्रीस भी जम जाती है और ये जो टिफ़िन बॉक्सेस के लिड्स हैं वो अंदर से काफ़ी ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रेशर कुकर की जो रिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है अगर इसे रोज़ आप अलग से निकाल के ना धोएं तो। इवन जो ग्रूव्स होते हैं जहाँ पे रिंग फिट होती है और कुकर की सीटी, ये सभी चीज़ें अगर अलग से निकाल के आप ना धोएं तो बहुत ज़्यादा अंदर ये गंदगी एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इसी वजह से रिंग खराब हो जाती है और कुकर में सीटी भी नहीं लगती है। सेम हैपन्स विद द रबर लिड्स ऑफ दीज मिक्सर ग्राइंडर जार्स। चाहे टिफ़िन बॉक्स हो चाहे मिक्सर ग्राइंडर जार्स हो, ये जो ट्यूब है अंदर की, रिंग है अंदर की, ये खराब होने लगती है और कंटेनर्स हमारे एयर टाइट नहीं रहते हैं। इनको क्लीन करने के लिए आप लीजिए गर्म पानी, डिश वॉशिंग लिक्विड, विनेगर और बेकिंग सोडा। सभी चीज़ें जब आप मिलाएंगे तो ये जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से बबली हो जाएगा। इस सॉल्यूशन में आप अपनी सारी रिंग्स, इवन कुकर की सीटी वगैरह डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। और जब तक ये सारी चीज़ें गर्म सॉल्यूशन में भीग रही हैं, हम इन सभी चीज़ों की जो लिड्स हैं उनको भी वॉश कर लेंगे, क्योंकि जिस ग्रूव में हम ये लिड्स वगैरह लगाते हैं वो भी अंदर से काफ़ी गंदी हो जाती हैं। इनको धोने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी इस तरीके का एंगुलर ब्रश या फिर इस तरीके का पतला लंबा ब्रश या फिर अपने खराब हुए हुए घर के टूथब्रशेस। क्लीनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही तरीके के टूल्स को इस्तेमाल करें। ये जो पतली नैरो सी जगह है, इसको क्लीन करने के लिए पतले ब्रशेस एकदम परफेक्ट रहते हैं, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो घर में ही पड़े पुराने टूथ ब्रशेस आप यूज़ कर लीजिए। लेकिन टाइम टू टाइम इस तरीके से सभी चीज़ों को क्लीन करना ज़रूरी होता है। ऐसा करने से ना सिर्फ हम हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, बल्कि इन सभी अप्लायंसेस की और कंटेनर्स की शेल्फ लाइफ भी बढ़ा रहे हैं। ये चीज़ें जल्दी ख़राब होने वाली नहीं होती हैं अगर हम इन्हें ठीक से मेंटेन करके रखें तो। करीबन आधा घंटा बहुत होगा इन सभी चीज़ों को गर्म सॉल्यूशन में डिबो के रखने के लिए, जिसके बाद सेम ब्रशेस को यूज़ करके आप इन चीज़ों को भी रगड़ लीजिए। आप देखेंगे कि काफ़ी गंदगी इनमें से निकल के आती है और ये बहुत एफर्टलेसली क्लीन आप कर पाएंगे। आपको अलग से किसी डिश वॉशिंग लिक्विड या साबुन को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इसी सॉल्यूशन को यूज़ करते जाइए और ब्रश से इन चीज़ों को साफ़ करते जाइए। ये जो सीटी होती है कुकर की, इसको साफ़ करने के लिए मैंने एक ईयरबड का इस्तेमाल किया है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड किस तरीके से पूरा ईयरबड काला होकर बाहर निकलता है। दूसरा एक साफ ईयरबड यूज़ कर लीजिए और तब तक सीटी को क्लीन कीजिए जब तक कि आपका ईयरबड एकदम साफ बाहर ना निकले। ये सीटी अब जाके क्लीन हुई है पूरे तरीके से। इसके बाद इन सभी चीज़ों को हम पानी के साथ रिंस कर लेंगे। दोबारा साबुन या डिश वॉशिंग लिक्विड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पानी से इन सभी चीज़ों को रिंस कर लीजिए। ये सॉल्यूशन अभी भी गर्म है और आप चाहें तो इसमें अपने स्टेन्ड किचन नैपकिन्स डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ सकते हैं और उसके बाद इन्हें रब करके हाथों से या ब्रश के साथ धो लीजिए। ये सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल है स्टेन्स को हटाने में। विनेगर और बेकिंग सोडा का कॉम्बिनेशन लाजवाब होता है और किचन में ही आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। इनको हमेशा अपने किचन में हैंडी रखिए ताकि आप जब चाहें प्रोफेशनल एफर्टलेस क्लीनिंग घर पे कर पाएँ। अगर आप बर्तन धोने के लिए डिश वॉशिंग लिक्विड यूज़ करते हैं इस तरीके की डिस्पेंसिंग बॉटल में तो ठीक है, लेकिन अगर आप साबुन यूज़ करते हैं तो हमेशा इस तरीके की साबुनदानी ही यूज़ कीजिए जिसमें ऊपर एक लिड ज़रूर हो
और नीचे वाले बेस में जहाँ हमें सामान रखना है वहाँ पे छेद ज़रूर हो। जो ऊपर वाली लिड है उसको हम नीचे रखेंगे, उससे हम इस डब्बी को बंद नहीं करेंगे। रीज़न बीइंग, जब भी आप इस साबुन को यूज़ करते हैं तो कुछ ना कुछ लिक्विड नीचे ज़रूर गिरता है। वो लिक्विड अब जब गिरेगा तो नीचे लिड में इकट्ठा होगा और आपका प्लेटफॉर्म एकदम क्लीन रहेगा। सेम तरीके से स्क्रब पैड्स को भी आप इस तरीके से एक सोप केस में ही रखिए, जिसमें एक्स्ट्रा जो लिक्विड होता है वो नीचे आपकी लिड में इकट्ठा होगा और आपका प्लेटफॉर्म क्लीन रहेगा। उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लिक्विड लिड्स में इकट्ठा हो गया है, इनको आप फेंक दीजिए और इन लिड्स को अच्छे से पोंछ के क्लीन कर लीजिए। अगर आपके पास अलग से कोई जगह है तो जब ये सारी ही चीज़ें आपकी यूज़ नहीं हो रही हैं तो इनको उठा के वहाँ पे रख दीजिए, ताकि आपका किचन प्लेटफॉर्म एकदम नीट, क्लीन और टाइडी बना रहे। जितनी एक्स्ट्रा चीज़ें किचन प्लेटफॉर्म पे रहती हैं वो क्लटर दिखाती हैं और फिर हमारी जगह ऑर्गेनाइज्ड नहीं दिखती है। अब मैं कुछ बास्केट्स की बात करूँगी जो मैंने मेंटेन करके अपनी किचन में रखी हैं। इन बास्केट्स में तरह तरह के नैपकिन्स हैं, बहुत सारे नैपकिन्स, बट ये सभी सेग्रीगेटेड है इन 3 तरीके की बास्केट्स में। इन सभी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन देती हूँ कि ये क्या है। हमारे किचन में बहुत तरीके के नैपकिन्स या क्लोथ्स यूज़ होते हैं, जैसे कि ये एक बास्केट है जिसमें सारे ही नैपकिन्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, या तो गरम यूटेंसिल्स को पकड़ने के लिए या फिर रोटी बनाने के लिए। इन सभी नैपकिन्स को मैंने नीटली यहाँ पे अरेंज करके रखा है इस ऑर्गेनाइजर के अंदर। इसी तरीके से कुछ और भी कपड़े हैं जो आपने अक्सर मेरे वीडियोस में भी देखे होंगे। ये सफ़ेद मसलिन क्लॉथ है जो कि मैं यूज़ करती हूँ स्पेशली पनीर बनाते वक्त, या फिर ये हरी वाली शीट्स जो कि मैं यूज़ करती हूँ नीचे बिछाने के लिए जब मैं बर्तन धोती हूँ या फिर जब सब्जियाँ धो के हटती हूँ। इस बास्केट में सारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ हैं। ये स्पेशली यूज़ होते हैं मेरी किचन क्लीनिंग के दौरान। ये वाले किचन क्लीनिंग के जो कपड़े हैं वो मैं सेपरेट ही रखती हूँ और इसे बाकी किसी काम में नहीं यूज़ करती हूँ। इसी तरीके से बर्तन धोने के बाद या सिंक एरिया किचन का यूज़ करने के बाद जिस कपड़े से मैं हाथ पोंछती हूँ वो कपड़ा भी मैंने सेपरेट ही रखा हुआ है। नाउ द रीज़न वाई आई एम टेलिंग यू ऑल ऑफ दीज थिंग्स इज़ कि इन सभी कपड़ों की बास्केट्स मैंने अलग अलग बनाई हुई हैं। ये सही से ऑर्गेनाइज्ड हैं अपनी रिस्पेक्टिव बास्केट में, ताकि कोई भी कपड़ा किसी और के साथ मिक्स ना हो और किसी और चीज़ में इस्तेमाल ना हो। जो रोटी बनाने का कपड़ा है वो रोटी बनाने के ही काम आएगा, किचन प्लेटफॉर्म पोंछने के काम नहीं, एंड सो ऑन। अब क्योंकि रोटी बनाने की बात निकली ही है तो आपके साथ एक बहुत छोटा सा हैक शेयर करती हूँ कि जब भी आप रोटी के लिए आटा गूंदें तो किचन सिंक के पास आटा रख के गूंदिए। अब इससे होगा क्या? इससे आपकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। जनरली मैंने आपको हमेशा बताया है कि ये सब काम करते समय नीचे एक कपड़ा बिछा लीजिए ताकि आप क्लीनिंग के काम से बच पाएँ, लेकिन बार बार उस कपड़े को भी हमें धोना ही पड़ता है। इंस्टेड अगर आप सिंक एरिया के पास ही आटा गूंथते हैं तो जो भी प्लेथन वगैरह गिरा है उसको क्लीन करने के लिए आप इस तरीके से एक वाइपर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी क्लीनिंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। कपड़े के मुकाबले ये वाला वाइपर बहुत जल्दी पानी भी सोख लेता है और इस तरीके से पोंछता है कि जैसे कभी पानी गिरा ही नहीं था। एरिया बिल्कुल भी गीला नहीं रहता है और कपड़े धोने के झंझट से भी आप बार बार बच जाएंगे। हम सबके पास घर में इस तरीके से राइस बैग्स या आटा बैग्स होते ही हैं। इनको काट के इस तरीके से खोल लीजिए। अगर आटा बैग यूज़ कर रहे हैं तो अंदर से एक कपड़े के साथ अच्छे से पोंछ लीजिए ताकि वो क्लीन हो जाए। इन प्लास्टिक बैग्स को आप यूज़ कर सकते हैं रोटी बनाते वक्त। चकले के नीचे रख के रोटी बेलिए ताकि जो भी प्लेथन वगैरह गिरेगा वो इसके ऊपर गिरेगा और आपका प्लेटफॉर्म क्लीन रहेगा। क्योंकि इस प्लास्टिक बैग को पोंछना बहुत ज़्यादा आसान है, बिल्कुल भी टीडियस नहीं है और आपका जो क्लीनिंग है वो आसान हो जाएगा। गीले कपड़े के साथ भी इसे पोंछेंगे तो कोई डर नहीं है, क्योंकि ये वाटरप्रूफ मटेरियल ही होता है, प्लास्टिक है, आप आराम से इसे पोंछ सकते हैं और फोल्ड करके इसे छोटी सी जगह में आराम से स्टोर कर लीजिए। बॉटल क्लीनिंग एट टाइम्स कैन बी वेरी वेरी टीडियस।
आप लंबा एक ब्रश तो यूज़ कर सकते हैं अंदर से बॉटलों को क्लीन करने के लिए, लेकिन इनके कैप्स में जो गंदगी इकट्ठा होती है उसके लिए स्पेशल ब्रश अगर आप रखेंगे घर में तो आपको आसानी होगी। लेकिन आपको सही बताऊं तो इस ब्रश को खरीदने की ज़रूरत नहीं है अगर आप बॉटल्स खरीदते वक्त ही थोड़ी सी सावधानी बरसेंगे तो। ये वाला जो स्पेशल ब्रश है मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ये छोटे से छोटा नैरो से नैरो जो कॉर्नर है वो बॉटल्स का साफ कर देगा। लेकिन अगर बॉटल्स ही आपने ठीक से खरीदी होंगी जिसमें इस तरीके की आपको प्रॉब्लम ना हो तो अच्छा रहेगा। बॉटल खरीदते वक्त याद रखिए कि एक तो उसका चौड़ा मुंह होना चाहिए जिसमें ब्रश आराम से घुस जाए और अंदर से आप क्लीनिंग कर पाएँ। दूसरा जो उसकी कैप हो वो इस तरीके से हो जिसमें चूड़ियाँ थोड़ी कम बनी हो। गैप इस तरीके से हो जिसमें आप आराम से कपड़ा घुसा के या अपना स्क्रबिंग पैड को घुसा के क्लीनिंग ठीक से कर पाएँ, ताकि आपको अलग से किसी भी टूल को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि कोई भी जो हम एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं वो कहीं ना कहीं फिर क्लीनिंग डिले हो जाती है, रुक जाती है। तो चीज़ें हमेशा इस तरीके से खरीदिए कि आपको उनकी क्लीनिंग में, उनके मेंटेनेंस में डिफ़िकल्टी ना आए। अपने जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि मैंने इस बॉक्स में कुछ रखा है। वो क्या है? वो है लेमन पील्स। मैंने आपको बोला था कि इनको आप फेंकिए मत, इनको फ्रीज कर दीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगी कि इनके साथ क्या करना है। तो चलिए अब इसका यूज देखते हैं। साइट्रिक एसिड जो नींबू में होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीसेप्टिक होता है। ये बहुत अच्छा एक क्लीनिंग एजेंट है जो कि हेल्प करता है बैक्टीरिया, मोल्ड, बैड ओडर या फिर इवन रस्ट, इन सब को रिमूव करने में हेल्प करता है। इसको इस समय मैंने डाला है अपनी इलेक्ट्रिक केटल में, साथ ही में डाल दिया है पानी और इस पानी को मैं उबलने दूंगी। जब पानी पूरे तरीके से खौल जाएगा तो इसको आप निकाल के लीजिए एक माइक्रोवेवेबल बोल में। क्यों माइक्रोवेवेबल बोल ही यूज़ कर रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। फिलहाल जब आप ये प्रोसेस पूरा कर लेंगे उसके बाद जब इलेक्ट्रिक केटल को अपनी रिंस करेंगे तो उसके अंदर से सारे रेनबो मार्क्स हट जाएंगे जो कि स्टील के केटल में आराम से आ जाते हैं ओवर द टाइम उसे यूज़ करते करते। बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगी, सारे रेनबो मार्क्स हट जाएंगे। कोई स्मेल भी है अगर इसमें तो वो हट जाएगी। पोंछ के अब इस केटल को यूज़ कीजिए। दिस इज़ रेडी फॉर योर नेक्स्ट यूज़। अब बढ़ते हैं माइक्रोवेव की तरफ। खाना इसमें गर्म करते करते ये काफ़ी ज़्यादा अंदर से गंदा हो जाता है। इनफैक्ट इसमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग स्मेल भी एट टाइम्स आती है जो कि कई बार बर्दाश्त नहीं होती। अब ये जो लिक्विड हमने माइक्रोवेवेबल बोल में निकाला है इसमें हम दो चीज़ें और मिलाएंगे। वो है सफ़ेद सिरका और एक बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा का। जब विनेगर और सोडा का रिएक्शन होगा तो ये सॉल्यूशन बबली हो जाएगा। इस माइक्रोवेवेबल बोल को इस सॉल्यूशन के साथ आप अपने माइक्रोवेव में रख दीजिए 3 से 4 मिनट तक गर्म होने के लिए। विनेगर और बेकिंग सोडा क्लीनिंग में हेल्प करेंगे और जो नींबू है उससे सारी बुरी स्मेल ओवन की चली जाएगी। अगेन ये सॉल्यूशन मैंने बाहर तो निकाल दिया लेकिन अभी इसे फेंकूंगी नहीं। जब ये सॉल्यूशन हमने माइक्रोवेव में गर्म किया था तो माइक्रोवेव के अंदर काफ़ी स्टीम जनरेट हो चुकी है जिसकी वजह से इसकी क्लीनिंग काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाएगी। अच्छे से पूरा माइक्रोवेव हर जगह से पोंछ लीजिए एंड यू सॉर्टेड। जब हम इस तरीके से सही तरीके से इनफैक्ट क्लीनिंग करते हैं तो ना सिर्फ क्लीनिंग एफर्टलेस हो जाती है बल्कि हमें भी आलस नहीं आता कि कितने स्टबर्न स्टेन्स हो गए हैं, अब इसे कैसे हम घर पे क्लीन करें। ना ही आपको बाहर से किसी भी प्रोफेशनल सर्विस को बुलाने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों को क्लीन करने के लिए। अंदर की रिंग और अंदर की ट्रे को भी ठीक से साफ कर लीजिए एंड योर ओवन इज़ रेडी फॉर योर नेक्स्ट यूज़। हम इंडियंस किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं जाने देते, फुल पैसा वसूल कर ही लेते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है इसका भी एक और यूज़ देख लीजिए। इसको डालिए अपने सिंक में। बहुत ज़्यादा गंदा सिंक है तो ऊपर से डालिए 2 बड़े चम्मच बेकिंग सोडा के और यही नींबू के छिलके यूज़ कीजिए अपने सिंक को स्क्रब करने के लिए। सिर्फ सिंक ही नहीं, आप इन्हीं नींबू के छिलकों के साथ अपने टैप्स को भी क्लीन करिए। यू विल बी सरप्राइज टू सी कि बिल्कुल नए जैसी शाइन इनमें आ जाएगी। रेगुलरली अगर आप इसी तरीके से क्लीन करेंगे तो आपका सिंक और फॉसेट्स हमेशा इनकी शाइन बनी रहेगी, स्पिक एंड स्पैन लगेगा, बिल्कुल भी ये गंदे नहीं दिखेंगे, जैसे आपने बस अभी नए ही ये सारी चीज़ें लगवाई हो किचन में।
तो अगली बार अपने नींबू के छिलकों को वेस्ट मत जाने दीजिएगा। वैसे नींबू के छिलकों के साथ और भी बहुत कुछ हो सकता है, कभी आगे किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे ये हैक्स जो मैंने आज इस वीडियो में दिखाए हैं, हो सकता है आप ऑलरेडी फॉलो करती हों एज एन एक्सपीरियंस्ड होम मेकर। लेकिन हाँ, जब हम नई नई गृहस्थी संभालना शुरू करते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं, इवन दो हमने अपनी मदर को ये सब करते हुए देखा हो फिर भी। तो आई रियली होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इनपुट ज़रूर मिला होगा जो कि आपके बहुत काम आया होगा। चलिए, अब वक्त है मेरा आपसे अलविदा लेने का। जल्द ही अपने अगले वीडियो के साथ आऊँगी, लेकिन आप जाने से पहले मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज के वीडियो में आपको क्या सबसे अच्छा लगा, कौन सा हैक आप ऑलरेडी फॉलो करते हैं या कौन सा आपके लिए नया था। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।